चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज के लेक्चर को। और आज के लेक्चर में हम लोगों को अपने टैरिफ वाले पार्ट को करना है एंड। अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेड का सेकंड टॉपिक कराया था, जिसमें मैंने आपके साथ प्राइस रिलेटेड मेजर्स या टैरिफ मेजर्स करे थे। कह रहे सर अभी 1 घंटे में प्राइस रिलेटेड मेजर्स या टैरिफ मेजर्स करे थे। उसमें हमने आपके साथ कितने टाइप के टैरिफ डन कर लिए थे? 14 टैरिफ हमने डन कर लिए थे। और लास्ट क्लास मैंने बोला था एक बहुत इंपॉर्टेंट टैरिफ है विच इज टैरिफ इज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। ये वाला जो पॉइंट है 13 पॉइंट, ये मैंने छोड़ के स्किप करा के बाकी सारे करवा दिए थे। तो आज का हमारा टारगेट है इसको जल्दी से कंप्लीट करवाऊंगा। इसके बाद ये चैप्टर जो नॉन टैरिफ बच गए उसको जल्दी से कंप्लीट कराऊंगा और हमारा जो चैप्टर है वो हो जाएगा फिनिश। फिर हमारे 2-3 टॉपिक बचेंगे, उन्हें एक एक क्लास में फटाफट निपटा के जल्दी से चैप्टर खत्म करेंगे। राइट, अब आ जाइए बेटा फटाफट से हम अपने आखिरी टैरिफ पे जाते हैं एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, पेपर में इंपॉर्टेंट मार्क करा हुआ है। देखो यहां पर कॉन्सेप्ट है टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। वो टैरिफ जो हमने रिस्पॉन्स में लगाया है किसके? ट्रेड डिस्टॉर्शन। अब पहले आपको यह समझना है उद्यन भाई कि ट्रेड डिस्टॉर्शन मतलब क्या होता है। बेटा ट्रेड डिस्टॉर्शन का मतलब है अनफेयर ट्रेड करना। क्या करना? अनफेयर। जब आपकी कंट्री में कोई बाहर का बंदा आके अनफेयर ट्रेड कर रहा है और उसका मोटिव क्या है पता है? उसका मोटिव है आपकी कंट्री में आपका ट्रेड खराब करना। जैसे बेस्ट एग्जांपल इज चाइना। चाइना जिस भी इकोनॉमी में एंटर करता है ट्रेड करने के लिए, वो ऐसे प्राइसिंग और ऐसी चीजें लाता है कि उस इकोनॉमी में उस प्राइस पे वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो पाते। सीधी सी बात है, चाइना कर रहा है मास स्केल पे प्रोडक्शन। अब सरांश भाई इतने मास स्केल पे प्रोडक्शन करेगा तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतना मिलेगा कि हम तो मैच ही नहीं कर सकते भाई। अब वो हम बना रहे एक दिन में 1 लाख यूनिट, वो बना रहा है एक दिन में 1 करोड़ यूनिट, तो भाई उसको तो फिर अलग लेवल की इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी ना। अब इतने सस्ते रेट पे बनाता है तो बाहर जब बेचता है तो इतने सस्ते रेट पे बेच रहा है कि साला हमारे लोग हमसे ही नहीं खरीदने को राजी। आज के पहले अगर आप देखो दिवाली की सारी लाइटें कहां से आती थी? चाइना। इंडिया का पूरा टॉय मार्केट किस पे डिपेंडेंट था? चाइना पे। जो बचपन में हमने रिमोट कंट्रोल गाड़ियां भगाई है ना बेटा, सारी मेड इन चाइना, नहीं सारे। वो तो अब जब हमारी वॉर सिचुएशन वगैरह हो गई तब हमने उनसे ट्रेड रोक दिया। अदरवाइज आज भी दिवालियों में वही लाइटें चल रही होती, वही खिलौने चल रहे होते, वही सब चल रहा होता। और जेन्युइनली बता रहा हूं उनमें चीज बात थोड़ी अलग होती है। खैर थोड़ा क्वालिटी इशू हल्का फुल्का होता है, होता होगा मतलब मेजॉरिटी होता है, लेकिन लाइटें बड़ी भाई। आप पहले अगर आपको बताओ दिवाली की लाइटें जो थी ना उसमें जो बल्ब थे वो पास पास होते थे, बल्ब ज्यादा होते थे। जब से मेड इन इंडिया लाइट आई है ना उसमें तार तो ज्यादा है लेकिन बल्ब कम है। और ये मेरे को रियलाइज हुआ लास्ट ईयर जब मैं लाइट लेने गया। मैं कभी लाइट लेने जाता नहीं हूँ, हमारी ना लाइट से सेम ही लाइट होती है, उनको ही फेंकना होता है बस, ऊपर से फेंक दो कहीं भी। तो लास्ट ईयर हमारी कुछ लाइटें खराब हो गई तो मैं सदर गया लाइट लेने। अब प्रॉब्लम ये थी वो जो पुरानी वाली लाइटें थी उसमें 30 मीटर की लाइट है तो हर 1-1 इंच में बल्ब है भाई। और जो नई लाइट में लाया वो है भाई इतने बड़े बड़े गैप पे बल्ब। तो आधे घर में तो बढ़िया चल रहा था और आधी बिल्डिंग थोड़ी ऐसे सूनी सूनी से लग रही थी। तो मुझे तब रियलाइज हुआ, उन्होंने बताया कि सर अब ये मेड इन इंडिया लाइट्स है और इनमें ऐसे ही आ रहा है। ठीक है, तो जो भी है चलो छोड़ो से। चाइना बड़ा खराब करता है मामला, मतलब चाइना ना दूसरी कंट्री का ट्रेड डिस्टॉर्शन करता है। आप ट्रेड डिस्टॉर्शन को कनेक्ट कर सकते हो ट्रेड को डिस्ट्रॉय करना, ट्रेड को। तो जब चाइना इंडिया में आता है तो वो इंडियन मार्केट का ट्रेड क्या करता है? डिस्ट्रॉय। तो देखो ट्रेड डिस्टॉर्शन को साइड में डिफाइन करा है। ट्रेड डिस्टॉर्शन का मतलब है अनफेयर फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस। क्या बोला? अनफेयर फॉरेन ट्रेड प्रैक्टिस, जिसका एम होता है इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में क्या बनाना? मोनोपोली। तो चाइना आके इतना गंदा प्राइस ब्रेक करता है, इतना गंदा कि वो हमारा ट्रेड खराब करता है। और चाइना इस मोटिव से आता है कि इंडिया में क्या बनानी है? मोनोपोली। अब बेटा देखो चाइना ट्रेड डिस्टॉर्शन करता है, सबको पता है, हमारी गवर्नमेंट को भी पता है। तो क्या हमारी गवर्नमेंट उसके रिस्पॉन्स में कुछ करेगी? और उसी को बोलते हैं टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। अगर कोई कंट्री ट्रेड डिस्टॉर्शन करने आ रही है तो हम उसके रिस्पॉन्स में काउंटर अटैक में क्या करेंगे? टैरिफ लगाएंगे। और उस टैरिफ को बोलते हैं टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन। अब दिशांत पूछ रहा है सर ये रिस्पॉन्स में हम क्या करते हैं? बेटा रिस्पॉन्स में, ट्रेड डिस्टॉर्शन के रिस्पॉन्स में 2 टाइप के टैरिफ लगते हैं। कितने टाइप के? 2। एक लगता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीवीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीवीडी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। अब देखो हम क्योंकि हम काउंटर में लगा रहे हैं ना, ऐसे नहीं लगाते। आप ट्रेड डिस्टॉर्शन कर रहे हो तो उसके काउंटर में हमें ड्यूटी लगानी पड़ेगी, दैट्स व्हाई काउंटर वेलिंग ड्यूटी।
और सेकंड टैक्स जो अगेंस्ट हम लगाते हैं दैट इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी, एडीडी। तो इसे इट इज सीवीडी एंड एडीडी। तो पहला तो क्वेश्चन आ सकता है टैरिफ एज रिस्पॉन्स टू ट्रेड डिस्टॉर्शन क्या क्या होते हैं? दो होते हैं, सीवीडी और एडीडी, काउंटरवेलिंग और एंटी डंपिंग। समझ आई बेटा बात? अब ध्यान से समझना बेटा, यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं काउंटर वेलिंग से। किससे स्टार्ट करता हूं? काउंटर। अशरफ देख बेटा, यहां पर ना एग्जांपल समझियो बेटा, यहां पर एक चाइना का एक्सपोर्टर ऑफ शूज है। एक चाइना का बहुत बड़ा कौन है? एक्सपोर्टर ऑफ शूज। ये बंदा चाइना का बंदा है, ये शूज बनाता है और चाइना में भी बेचता है और इंडिया में भी बेचता है। अब ये जो बंदा है ये इंडिया में शूज बेचने आ रहा था और इसने बोला कि मैं इंडिया में जूता बेचूंगा कितने का? 1000 रुपीस का, 1000 रुपीस का। और चाइना में भी दिशान वो कितने का बेचता है? 1000। वो कह रहा था चाइना में 1000 का बेचता हूं, इंडिया में भी 1000 का बेचूंगा। तो वो जो है 1000 का जूता इंडिया में बेचने आ रहा था, लेकिन तभी उस बंदे को चाइना की गवर्नमेंट ने रोक लिया। गवर्नमेंट ने कहा इधर कह रहा है ये जूता कहां लेके जा रहा है? उसने कहा इंडिया बेचने जा रहा हूं। तो गवर्नमेंट ने बोला कितने का बेचेगा? उसने कहा चाइना में 1000 का बेचता हूं, वहां भी 1000 का बेचूंगा। गवर्नमेंट ने कहा ना, एक काम कर, तुझे जूते के 1000 चाहिए ना, 1000 रुपए तुझे हम देंगे। एक काम कर, इसमें हम तेरे को सब्सिडी देंगे 300 रुपए। किसकी सब्सिडी देंगे? 300। और तू इस जूते को इंडिया में किस प्राइस पे बेच दे? अपनी कंट्री में कितने का बेच रहा है? 1000। बाहर भी 1000 का बेचा था, लेकिन बीच में किसने इंटरवीन करा? चाइना की। और क्या चाइना की गवर्नमेंट ने प्राइस को आर्टिफिशियली लो करा? एक्चुअली वो बेचना नहीं चाह रहा था, वो तो 1000 में बेचा था, लेकिन गवर्नमेंट ने प्राइस को आर्टिफिशियली लो करा। और आपको क्लियर पता लग गया क्यों करा? क्योंकि जब 700 रुपए का वो प्रोडक्ट इंडिया में बिकेगा तो इंडियन मार्केट में तो सब वो जूता उस क्वालिटी का 1000 रुपए में दे रहे, लेकिन वो कितने में दे रहा है? क्यों? क्योंकि सरकार ने आर्टिफिशियली लो कर दिया ना, उसे तो 1000 ही मिल रहे, 300 सरकार से। बेटा जब आप प्राइस को आर्टिफिशियली लो करते हो, प्लीज ये हाईलाइट वर्ड समझ लेना, ये टर्म लिखी होगी, जब आप प्राइस को आर्टिफिशियली लो करते हो, क्लियर इंडिकेशन, क्योंकि सामने वाली कंट्री का ट्रेड डिस्टॉर्शन करना है। क्या करना है? ट्रेड। उसके अगेंस्ट में इंडिया की गवर्नमेंट ने देखा चाहिए 700 का दे रहा है। जब इंडिया की गवर्नमेंट ने नोटिस करा तो उन्हें पता लगा कि भाई 300 रुपए की तो आर्टिफिशियली लोअर प्राइस की सब्सिडी मिल रही है इसे। तो वहां पर जाके सरकार कहेगी कितना सब्सिडी मिला? 300। हम लगा देंगे 300 रुपए की काउंटर वेलिंग ड्यूटी। हम लगा देंगे 300 रुपए की काउंटर वेलिंग ड्यूटी। हाँ जी। तो सरकार बेटा इस आर्टिफिशियली लोअर प्राइस के अगेंस्ट लगाती है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। प्लीज समझ लेना ध्यान से। अब टर्म देखो क्या बोला है? सीवीडी आर टैरिफ्स। सीवीडी क्या है? दैट एम टू ऑफसेट, ये कीवर्ड है, दैट एम टू द आर्टिफिशियली लो प्राइसेस चार्ज बाय एक्सपोर्टर who enjoy export subsidies and tax concession by government of domestic country। कह रहा सीवीडी तब सरकार लगाती है जब, ताकि वो ऑफसेट कर पाए किसको? आर्टिफिशियल लोअर प्राइस जो उस एक्सपोर्टर की अपनी कंट्री की गवर्नमेंट ने उसे सब्सिडी या टैक्स कंसेशन की फॉर्म में दिया है। प्लीज वर्ड सुन लेना, अगर वर्ड आया चेतन क्या? ऑफसेट आर्टिफिशियल लोअर प्राइस बाय सब्सिडीज एंड टैक्स कंसेशन, तो आप लगाएंगे सीवीडी। क्या लगाएंगे? सीवीडी। समझ आ गई बात? एक और तरीका बेटा, क्या ये काम, एक बात बताओ, क्या ये काम चाइना की गवर्नमेंट हटा दो? क्या ये बंदा खुद से ऐसा नहीं कर सकता? उसने बोला मैं चाइना में 1000 का बेच रहा हूं, लेकिन इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए मैं काम करता हूं 700 का बेचता हूं। क्या पहले इस वाले केस में तो उसे सरकार ने बोला कि तू 1000 का बेच रहा है, 1000 का ही मिलेगा, लेकिन हम तुझे 300 सब्सिडी देंगे, 700 का तू बेच। इस बार एक्सपोर्टर कह रहा है ना, मैं चाइना में कितने का बेचता हूं? 1000 का, लेकिन वो खुद कह रहा है मार्केट को कैप्चर करने के लिए जब मैं इंडिया में जाऊंगा तो मैं इंडिया में कितने का बेचूंगा? 600 का, 700 का, 500 का। क्या सरकार ने इंटरवीन करा? क्या सरकार ने कोई सब्सिडी करी? क्या सरकार ने आर्टिफिशियली प्राइस को लोअर करा? अरे ये काम तो खुद एक्सपोर्टर खुद से करा ना बेटा। जब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब चाइना गुड को अपने मार्केट प्राइस से कम में बेचता है तो ना चाइना पता है क्या कर रहा है? चाइना कर रहा है डंपिंग। क्या कर रहा है? अब अगर किसी बच्चे ने तगड़े तरीके से पढ़ा है, क्या मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ाया था? आपके पास बाय नेचर नोट्स है उसके? अगर आप मार्केट के नोट्स में जाओगे तो वहां पे एक टॉपिक था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, वहां पे एक टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है। उसके 5 पॉइंट लिखवाए थे। पहला पॉइंट था टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट,
टू डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, टू कैप्चर फॉरेन मार्केट। थर्ड पॉइंट क्या था? टू कैप्चर। और मैंने ब्रैकेट में लिखा था इसे बोलते हैं डंपिंग, और मैंने बताया था इंटरनेशनल ट्रेड में बताऊंगा। बेटा जब आप अपने रेट में 1000 का बेच रहे हो और दूसरी कंट्री में कैप्चर करने के लिए 600 का, अब डिस्क्रिमिनेशन ही तो है ना ये। डिस्क्रिमिनेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कैप्चर फॉरेन मार्केट। डंपिंग लगाई ना। अब हमारी सरकार पागल थोड़ी है, हमारी सरकार ने बोला यार ये 600 का बेच कैसे रहा है, तो हमने देखा कि अपनी कंट्री में तो साला 1000 का बेच रहा है, मतलब अपनी कंट्री में प्राइस खराब नहीं कर रहा। और अशरफ भाई प्राइस खराब करने कहां आ रहा है? हमारी कंट्री आ रहा है। तो बेटा तू डंपिंग कर रहा है, ले तेरे डंपिंग के अगेंस्ट में हमने क्या लगा दी? एंटी डंपिंग ड्यूटी। दोनों में डिफरेंस समझना। पहले वाले में सरकार ने प्राइस को आर्टिफिशियली लो करा था, तो हमने उस आर्टिफिशियली लोअर प्राइस को ऑफसेट करने के लिए जो लगाया दैट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सेकंड वाले उसमें कोई आर्टिफिशियली प्राइस लो नहीं हुआ था, जो बंदा है एक्सपोर्टर वो मार्केट कैप्चर करने के लिए डंपिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? अपने में ज्यादा लेकिन हमारे में कम में बेच रहा था। सरकार ने कुछ नहीं करा था, तो उसके अगेंस्ट में हम क्या लगाएंगे? एंटी डंपिंग। क्या लगाएंगे? बेटा दोनों में डिफरेंस क्लियर है? 100% समझ आया ना? वहां पे आर्टिफिशियली लोअर प्राइस था, यहाँ पे डंपिंग के अगेंस्ट लगाया बस। अब देखो एंटी डंपिंग पहले, सबसे पहला ये ना प्रोटेक्शन वाला टैरिफ है। क्या है? प्रोटेक्शन वाला टैरिफ इंपोज बाय इंडिया की गवर्नमेंट ऑन फॉरेन प्राइस। अगर कब? जब प्राइस आर बिलो फेयर मार्केट वैल्यू। ये टर्म हाईलाइट कर लेना। जब सारांश क्या होंगे? प्राइसेस आर बिलो फेयर वैल्यू, मतलब अब फेयर वैल्यू इज 1000 लेकिन आप फेयर वैल्यू से कम में बेच रहे हो, नुकसान करवा रहे हो अपना, तो हम लगाएंगे एंटी डंपिंग। ठीक है? डंपिंग। अब डंपिंग क्या होती है? डंपिंग occurs when manufacturers sell goods in a foreign country below the selling price in their domestic अपनी मार्केट में कितने का बेच रहा है? 1000 का, बाहर की मार्केट में 600 का, तो फेयर प्राइस से बिलो बेच रहा है ना, मतलब तू डंपिंग कर रहा है। और तेरे डंपिंग के काम के अगेंस्ट में अपन एंटी डंपिंग लगा देंगे। डंपिंग क्या होती है बेटा? अनफेयर होती है, एंड डंपिंग इज व्हाट? थ्रेट टू दी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। सही बात थोड़ी, आप कॉस्ट से भी कम में बेच रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट कैप्चर करनी है। तो ऐसा हम नहीं करने देंगे। देखो बेटा कहां कंज्यूमर के साथ तो देखो गलत हो रहा है, लेकिन पता क्या होता है, मैं तुझे वैसे बताता हूं, क्या ये प्राइस ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करेगा? बेटा ये मार्केट कैप्चर करने के लिए कर रहा है बस। एक बार तुमने इनके प्रोडक्ट यूज कर लिए, एक बार तुम्हें आदत पड़ गई, बाकी सारे प्लेयर्स बाहर हो गए मार्केट से, उसके बाद ये बढ़ाएंगे प्राइस और फिर ज्यादा अनफेयर होगा तुम्हारे साथ। ठीक है ना? तो ये स्ट्रैटेजी होती है। लॉस तो वो इनिशियली ले रहे हैं, बाद में थोड़ी लॉस लेंगे, बाद में तो 1500 का कर देंगे, तो ये भी तो गड़बड़ है ना। तो शॉर्ट टर्म के लिए लॉस हो रहा है कंज्यूमर का, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इट इज फॉर कंज्यूमर बेनिफिट ओनली। क्या आपको टैरिफ एज रिस्पांस टू ट्रेड डिस्टॉर्शन समझ आया? 110%। पहले बताओ ट्रेड डिस्टॉर्शन क्या होता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है आपका, जो है जो अनफेयर होती है, और ये होता है डोमेस्टिक मार्केट में मोनोपोली बनाना। लेकिन ट्रेड डिस्टॉर्शन क्या हमारी सरकार करने देगी इतना आसानी से? नहीं। तो उसके रिस्पांस में वो क्या लगाती है? टैरिफ। कितने टैरिफ लगते हैं? 2। एक लगता है सीवीडी, एक लगता है एडीडी। सीवीडी कब लगेगा सर? जब आप आर्टिफिशियली प्राइस को लोअर कर रहे हो, तो उसे ऑफसेट करने के लिए हम क्या लगाएंगे? सीवीडी। एडीडी कब लगेगा सर? जब आप बिलो फेयर मार्केट वैल्यू प्रोडक्ट बेच रहे हो। फेयर मार्केट वैल्यू मतलब अपने में बेचो 1000 का, हमारे में बेचो 600 का, ऐसा करोगे तो दिस इज कॉल्ड डंपिंग। इस केस में सरकार क्या लगाएगी? एडीडी विच इज एंटी डंपिंग ड्यूटी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। आपने नोट भी कर लिया होगा। हाँ जी बेटा, ये वेरिएबल की तरह नहीं है। वेरिएबल में क्या होता है ना बेटा, वेरिएबल में क्या होता है, हम लोग ना वहां पे ना सामने वाली पार्टी की ना इंटेंशन गलत नहीं होती। मैं तुझे 1 मिनट में बताता हूं बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग को प्लीज रिज्वाइन करेंगे, सेम आईडी पासवर्ड जल्दी से। मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। वैसे तो कह रहा है एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, वेरिएबल में भी ऐसा ही हो रहा था कि हम डोमेस्टिक सपोर्ट प्राइस के इक्वल ला रहे थे, लेकिन वेरिएबल टैरिफ में अलग था। क्या वेरिएबल टैरिफ में सामने वाला पर्सन आर्टिफिशियली प्राइस को लोअर कर रहा था? क्या वो फॉरेन मार्केट कैप्चर करने के लिए अपने प्राइस से बिलो में बेच रहा था? अरे वो अपनी कंट्री में 800 का बेचता है, हमारी कंट्री में आके भी 800 का बेच रहा है, लेकिन हमारी कंट्री में ऐसे टाइप का प्रोडक्ट 1000 का मिलता है। उसकी इंटेंशन थोड़ी कोई गलत है। वो तो हमने कहा कि भाई तुम्हारी कंट्री में ना थोड़ा ज्यादा सस्ता मिल रहा है, तो उसके लिए हम वेरिएबल टैरिफ लगा रहे हैं। यहाँ पे तो सामने वाले पर्सन की इंटेंशन गलत है, उसकी इंटेंशन ट्रेड डिस्टॉर्शन की है। क्या वेरिएबल टैरिफ में ऐसे कोई इंटेंशन थी? नहीं। वेरिएबल टैरिफ में क्या होता? मेरी कंट्री में प्रोडक्ट 1000 का है, लेकिन तेरी कंट्री में तू 800 का बेच रहा है, तो मेरे पास आके भी तो 800 का बेचेगा ना, तो तेरी इंटेंशन तो कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं अपनी सेफ्टी के लिए वेरिएबल टैरिफ लगा रहा था। लेकिन यहां पर तो तेरी इंटेंशन ही गलत है। मेरी कंट्री में 1000 का है, तेरी भी कंट्री में 1000 का है, लेकिन तू कह रहा है जब मैं रोहित सर की कंट्री में बेचूंगा तो 800 का बेचूंगा।
ये तो गलत है ना भाई, तो ये डिफरेंस है वहां पे, ठीक है। चलिए जी, तो अपन लोग आगे बढ़ते हैं। अब बेटा आप सारे बच्चे, क्या आपने मेरे साथ टैरिफ वाले पॉइंट डन कर लिए है? 15 पॉइंट मैंने बहुत पेशेंस के साथ करवाए हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आपको सारे पॉइंट्स में एक बहुत अच्छी क्लियरिटी हो, और मेरे को पूरा यकीन है कि आपको काफी सारे पॉइंट्स याद भी हो गए हैं, है ना, बढ़िया से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने इतनी बार बोल बोल के रिवाइज कर लिया कि हमें जो है 15 पॉइंट पूरे याद हो गए। बस मेरी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन के हम एक बार और बोल देते हैं तो पूरा मजा आ जाएगा। बेटा मैंने आपको टैरिफ पढ़ाए, बोलना है, गंदी शक्ल मत बनाओ, वैसे ही फिर ज्यादा गंदी हो जाती है ना। हाँ जी बेटा मैंने को 15 टैरिफ पढ़ाए। कितने टैरिफ? 15 टैरिफ। सबसे पहले हमने पढ़ा स्पेसिफिक टैरिफ, फिक्स्ड अमाउंट पर फिजिकल यूनिट। सेकंड पढ़ा एडवलर, फिक्स परसेंटेज ऑन दी वैल्यू। थर्ड पढ़ा मिक्स्ड, दिस और दिस विच एवर इज। फोर्थ पढ़ा कंपाउंड टैरिफ, स्पेसिफिक प्लस एडवलरम। फिफ्थ पढ़ा टेक्निकल, स्पेसिफिक कंपोनेंट। सिक्स पढ़ा टीआरक्यू, कोटा भी होगा टैक्स भी होगा डिपेंडिंग ऑन कोटा। सेवन पढ़ा एमएफएन, मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ, मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ। अगला पढ़ा प्रेफरेंशियल टैरिफ। बेटा प्रेफरेंशियल टैरिफ मतलब जब आपका प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में, अगर एग्रीमेंट बना तो एमएफएन फॉलो नहीं होगा, कौन सा फॉलो होगा? प्रेफरेंशियल टैरिफ फॉलो। फिर बीच में एक था वेरिएबल टैरिफ, जहां पे हम इक्विवेलेंट लाते किसके? डोमेस्टिक सपोर्ट, और इंटेंशन कोई खराब नहीं हो। उसके बाद 10th है बाउंड टैरिफ। पहला स्पेसिफिक कमोडिटी पे लगेगा, इट इज द मैक्सिमम लिमिट, और उससे ऊपर आप टैरिफ सेट, उससे नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उससे ऊपर करा तो इंडेमनिफाई करना पड़ेगा दूसरी कंट्री को लॉस के लिए, क्योंकि इट इज अ लीगल कमिटमेंट, इट इज अ लीगल कमिटमेंट। उसके बाद अप्लाइड टैरिफ, अरे बाउंड के अंदर जितना भी सेट करा वो अप्लाइड है। प्रोहिबिटेड टैरिफ, इतना हाई सेट कर दो ताकि इंपोर्ट ना हो पाए। उसके बाद अब जो पड़ा ट्रेड टैरिफ एज टू ट्रेड डिस्टॉर्शन, दो टाइप का होता है, सीवीडी एडीडी। सीवीडी होता है टू ऑफसेट द आर्टिफिशियली लोवर्ड प्राइस, और एडीडी होता है जब आप बिलो फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे जा रहे हो। क्लियर है भाई? फिर इंपोर्ट सब्सिडी इनकरेज करने के लिए होता है, परसेंटेज भी हो सकता है, फिक्स अमाउंट भी हो सकता है। और फाइनली एस्केलेटेड टैरिफ, जब आप इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल पे टैक्स लगाओ कम, और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड पे टैक्स लगाओ, इसे बोलते हैं एस्केलेटेड टैरिफ। ये 15 पॉइंट पढ़ लो, आपका एक या दो एमसीक्यू यहां से डन है 100%। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? 110%। किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत या परेशानी? बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे आपकी परमिशन है, क्या मैं आगे बढ़ूं? बेटा अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज बता दो कि सर ये वाला पॉइंट दोबारा समझा दीजिए, हम आपको दोबारा बता देंगे। अब बेटा आगे बढ़िए फटाफट से। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अगला टॉपिक, अब सर हम टैरिफ तो कर लिए, अब हम किस पे आ रहे? नॉन टैरिफ पे। लेकिन नॉन टैरिफ से पहले एक छोटा सा नोट है, दैट इज इफेक्ट। ये नोट्स आपके पास थे क्या? नोट कर दिए ये वाले? हाँ ये मत करना, यहां से आज करना, पूरा नोट कर लेना। फिर इफेक्ट्स किसके बेटा? अब हम देखते हैं इंपोर्ट टैरिफ लगाएंगे ना तो उसके इफेक्ट क्या होंगे। अब बेटा हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, तो एक साइड लिखे नेगेटिव, एक साइड लिखे पॉजिटिव। टैरिफ लगाने के आपको पता है ऑलरेडी, पहला डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट होगी, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? क्यों एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी? बेटा बाहर से गुड्स नहीं मंगा रहे तो खुद बनाओगे, खुद फैक्ट्री बनेगी तो एम्प्लॉयमेंट होगा। और फाइनली गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू। तो इंपोर्ट टैरिफ लगाने के बेनिफिट्स तो आपको पता है ना सारे, लेकिन कुछ नेगेटिव्स भी देख लेते हैं। अब नेगेटिव इफेक्ट देखो, सबसे पहला एडवर्सली अफेक्ट्स दी ट्रेड, एडवर्सली अफेक्ट्स दी। देखो बेटा मानो या ना मानो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जरूरी तो है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जरूरी। अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड ना करें तो आपको लगता है इंडिया के लोग माइक्रोमैक्स फोन से खुश होंगे? ना माइक्रोमैक्स कभी डेवलप करेगा, डेवलप नहीं कर पाया तभी तो बंद हो गया, नहीं चल रहा। भाई फॉरेन गुड्स में कुछ तो बात है, ये आप मानो क्वालिटी की या टेक की या कुछ भी, है ना। और चाइना तो अलग ही लेवल पे चला गया टेक में। आपने एक नया फोन देखा है हुआई? हुआई कंपनी पता है आपको? एक कंपनी है हुआई, इंडिया में उसे बैन कर रखा है, नहीं मतलब उस पर केस हो गया था कि ये डेटा वेटा का कुछ इशू है। उससे उस डेटा वाले इशू को अगर मैं साइड रख दूं, बेटा एप्पल उसके आस पास भी नहीं है फोन के, जेन्युइनली बता रहा हूं। मैंने फोन जब हाथ में लिया था ना भाई, उस फोन का टेक्स्ट शायद आपने देखा होगा, आपने एक फोन देखा जो 3 बार फोल्ड हो रहा था, वो हुआई का फोन था। भाई इतना सा फोन है, जब वो क्लोज होता है ना मेरे फोन का आधा होता है,
बंद होने के बाद, और वो पहला फोल्ड खुलता है और वो तीसरा फोल्ड खुलता है, वो टैब बन जाता है। और जब वो टैब बन जाता है ना, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, जो ये वायर है ना, वायर इतनी विड्थ होती है उस फोन की, इसमें उन्होंने बैटरी, कैमरा, मदरबोर्ड सब डाल दिया। अब आप टेक का लेवल इमेजिन कर रहे हो, क्या लेवल है। और वो सुनो, हुआई ने अपनी कार लॉन्च करी है, और किसकी टक्कर में लॉन्च करी है? रोल्स रॉयस की। किस प्राइस पे लॉन्च करी है? 84 लाख। रोल्स रॉयस की। भाई मतलब आप कार में लग्जरी एंड कंफर्ट एंड इंजन देखोगे ना, सस्पेंशन देखोगे, तो आप पागल हो जाओगे 84 लाख में वो क्या दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ट्रेड जरूरी है, प्रैक्टिकल है, राइट। ट्रेड ना हो तो हम कभी टेक्नोलॉजिकली वाइज डेवलप ना कर पाए। लेकिन इंपोर्ट लगाने से क्या ट्रेड पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है? ट्रेड थोड़ा तो रिस्ट्रिक्ट होता है ना। तो पहला, इंपोर्ट टैरिफ लगने से पहला हमारा ट्रेड कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है नेगेटिवली, मतलब ट्रेड कम होगा। अगर टैरिफ ना होते तो ट्रेड क्या होता? ज्यादा होता। सेकंड, अफेक्ट्स दी, अरे चाचा, एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर को ही तो अफेक्ट करेगा ना। अब मान लो मुझे प्रोडक्ट लेना ही लेना है, मुझे बाहर से ही प्रोडक्ट लेना है, तो मैं तो मंगाऊंगा, और जब मैं मंगाऊंगा तो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा प्राइस में किसका पे कर रहा हूं? टैरिफ का। तो अल्टीमेटली टैरिफ लगा तो सरकार लिए, रेवेन्यू बढ़ तो सरकार के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या हो रहा है? कंज्यूमर अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हमारा कंज्यूमर सरप्लस निकल रहा है ना। अब 1.5 लाख का फोन है, उसमें मैं 1.5 लाख टैरिफ देके 3 लाख का मंगा रहा हूं, टेक्निकली 1.5 लाख तो मेरा फालतू में निकल रहा है। तो कंज्यूमर सरप्लस निकलता है। और लास्ट, क्रिएट ट्रेड डिस्टॉर्शन, डिस्करेज एफिशिएंट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। अब जब आप टैरिफ लगाओगे तो तभी तो लोग उल्टे काम करेंगे ना। अगर आप टैरिफ ना लगाओ तो कोई करेगा 6,000 की चीज 600 में दे रहा है, उन्हें पता है भाई ये 1000 की चीज बेचेंगे, फिर साला ये 500 रुपए टैक्स लगाएंगे, 1500 का कर देंगे, अपने प्रोडक्ट के 1000 में बेच रहे हैं तो हम तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तभी लोग 1000 की चीज 500 में बेच रहे हैं, ताकि 500 टैक्स लगा के 1000 पे आए। तो ट्रेड डिस्टॉर्शन का एक बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है, राइट। तो एडवर्स इफेक्ट्स क्या है? पहला, ट्रेड अफेक्ट होगा। दूसरा, अल्टीमेटली कौन हार्म होगा? कंज्यूमर। और तीसरा, ट्रेड डिस्टॉर्शन का रीजन कौन है? टैरिफ रीजन है। तो ये होगा इफेक्ट। अब इन इफेक्ट्स को हटा के हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, एंड अगला पॉइंट है नॉन प्राइस या नॉन टैरिफ मेजर्स। बेटा अभी तक हमने पूरी क्लास जो रखी वो किसके लिए थी? टैरिफ। और पेपर में वही इंपॉर्टेंट है। नॉन टैरिफ आप देखना कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, वैसे तो 12 13 14 कुछ ऐसे पॉइंट है, लेकिन कोई पॉइंट में दम नहीं है। 2-3 पॉइंट है जिनमें दम है, बाकी सब एक एक लाइन के पॉइंट है, और उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। अब देखो, पहले नॉन प्राइस मेजर्स। क्या यहां पर इन मेजर्स में हम इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन क्या यहां पे मैं कोई टैक्स लगाऊंगा? टैक्स नहीं लगा तो क्या इसमें प्राइस इफेक्ट होगा? प्राइस इफेक्ट करके नहीं कर रहे। अब हम यहां पे सीधा रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। सीधा क्या लगा रहे हैं? अब रिस्ट्रिक्शन कैसे लग सकते हैं? सारांश देख, सरकार ने बोला भाई देखो, आज के बाद 1 लाख फोन से ज्यादा मंगा नहीं सकते, कोटा रिस्ट्रिक्शन कर दी। ये मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इंपोर्ट का फॉर्मेलिटीज बढ़ा दूं तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होगा। मैं इंपोर्ट पे डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दूं तो रिस्ट्रिक्ट होगा। मैं इंपोर्ट के लॉस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दूं, अगर मैंने लॉस को कि भाई कस्टम से भी क्लियरेंस लो, इससे भी क्लियरेंस लो, उससे भी क्लियर, अगर मैंने कॉम्प्लिकेट कर दी चीजें तो क्या होगा? इंपोर्ट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट होगा। क्या यहां पे मैं टैक्सेस लगा रहा हूं? नहीं, दीज ऑल आर कवर अंडर नॉन टैरिफ मेजर। तो नॉन टैरिफ मेजर कोटा नहीं आता, और भी बहुत सारे तरीके आते हैं। बस आप याद रखना उद्यन, बिना टैरिफ लगाए अगर आप इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तो वो किस कैटेगरी में आएगा? नॉन टैरिफ, नॉन टैरिफ प्राइस या नॉन टैरिफ में। अब एक बार जल्दी से रीड करते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स। इसे बेटा शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? एनटीएम्स। नॉन टैरिफ मेजर्स आर पॉलिसी मेजर्स other than custom tariff that are potentially have economic effect on the international trade, changing the quantity trade। तो ये हमारी क्वांटिटी ट्रेडेड को चेंज करने का दम रखते हैं, लेकिन ये अदर देन क्या होते हैं? टैरिफ। अदर देन क्या होते हैं? टैरिफ। एनटीएम कंसिस्ट ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब एनटीएम में क्या क्या मैंने बताया ना, लॉज ले आए, फॉर्मेलिटी ले आए, डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दी, तो ये सब होता है। तो एनटीएम कंसिस्ट ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, कॉमा, या सरकार क्या ला सकती है? रूल्स और that are legally set by the government on exporting and importing country। तो सरकार टैक्स तो लगाएगी नहीं, तो इसमें वो रूल्स एंड रेगुलेशन लाएगी, लाइसेंस वाइसेंस लाएगी, कोटा लगा देगी, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स लाएगी। और अगर उन्हें देखो क्या है, अगर उन्हें रोकना है इंपोर्ट को तो ये ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कर देगी? स्ट्रिक्ट। अगर उन्हें इंपोर्ट को प्रमोट करना है तो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कर देगी? थोड़ा स्मूथली छोड़ देगी, ऐसे कि ठीक है।
बैन भी एक तरीके का हो गया, बैन भी हो सकता है बिल्कुल। अच्छा एक चीज और याद, लास्ट पॉइंट याद रखना बेटा, एनटीएम्स आर नॉट सेम एज एनटीबीज। ये बात प्लीज याद रखना क्योंकि इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। देखो दिशांत भाई, एक होते हैं एनटीएम्स, नॉन टैरिफ मेजर्स। क्या होते हैं? नॉन टैरिफ। और एक होते हैं मनीष भाई एनटीबीज, नॉन टैरिफ बैरियर। नॉन टैरिफ बेटा, अभी जो इन भाई साहब ने बात बोली, हमदान भाई ने, नॉन टैरिफ मेजर्स में क्या होता है? देखो यहां पर हम रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं ताकि हम इंपोर्ट को क्या कर पाए? कंट्रोल कर पाए। लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स में हम सीधा इंपोर्ट को क्या कर देते हैं? बैन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो अगर आप नोटिस करो एनटीएम में हम इंपोर्ट को क्या करते हैं? अब कंट्रोल में तो पूरा कंट्रोल भी कर सकते हैं, थोड़ा भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहां तो स्ट्रिक्टली क्या कर रहे हैं? तो क्या मैं बोल सकता हूं एनटीएम जो है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? वाइडर। और एनटीबीज क्या है? जैसे अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो बेटा ये देखो, ये क्या है मेरे? ये है एनटीएम्स। ठीक है, इसमें हम पार्शियल कंट्रोल भी रखेंगे, एक तरीका ये कर सकते हैं, या फिर हम पूरा कंप्लीट क्या कर सकते हैं? फुल कंट्रोल करके बैन कर दिया। और जो बैन करने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? एनटीबीज बोलते हैं। तो दोनों में से वाइडर कौन है? एनटीएम। मेजर्स बड़े हो गए ना, उसमें हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा कंप्लीट बैन भी लगा सकते हैं। एनटीबीज में तो सीधा क्या लगाते हैं? बैन। हमें क्या पढ़ना है? हमें एनटीएम्स पढ़ने हैं, तो हम बैन भी पढ़ेंगे, कंट्रोलिंग भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो याद रखना एनटीएम्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनटीबीज। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को यहां पर कोई डाउट? आगे बढ़ू मैं। अब बेटा हम जाते हैं एनटीबीज में, बस यही लास्ट टॉपिक है, यही पढ़ना है। अब मैं आपको पूरी लिस्ट बता देता हूं क्या क्या है। देखो बेटा एनटीएम्स को ना दो पार्ट में फर्दर डिवाइड कराएं। जैसे वहां तो टैरिफ वाले सीधा 15 टाइप के थे, यहाँ पे पूरी 15 नहीं, यहाँ पे कैसे डिवाइड है अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऑड वन आउट करने को आ सकता है। बेटा पहला होता है नॉन टैरिफ मेजर्स में, पहले होता है टेक्निकल मेजर और दूसरे होते हैं नॉन टेक्निकल मेजर। अब देखो सिंपल रूल बताता हूं बेटा, टेक्निकल मेजर जो है ना आयुषी, वो लगते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक। क्या लगते हैं? जब हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कंट्रोल या बैन लगाएंगे तो वो टेक्निकल मेजर में आएगा। किस में आएगा? लेकिन ये जो होते हैं नॉन टेक्निकल, ये कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होते, जनरल होते हैं। जैसे मैंने बोला आज से इंडिया में हर कमोडिटी को आप एक सर्टेन लिमिट तक ही मंगा सकते हो। अब ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, जनरल है? हर कमोडिटी जनरल है, तो ये किसमें आएगा? नॉन टेक्निकल। लेकिन अब मैंने बोला भाई जो हम बाहर से एग्स इंपोर्ट करते हैं, एग्स, उस एग्स को इंपोर्ट करने में आज से बैन लग गया, बैन, पूरा बैन। अब ये क्या है? टेक्निकल है। क्या है ये? प्रोडक्ट स्पेसिफिक है ना, तो ये टेक्निकल में कंसीडर होगा। जब मनीष भाई आप किसी प्रोडक्ट स्पेसिफिक पे कंट्रोल लगा रहे हो तो वो टेक्निकल है। और जब आप जनरल वे में रिलेटेड टू ट्रेड रिक्वायरमेंट सच एज ट्रेड रूल, टैक्सेशन पॉलिसी, कुछ भी लगा रहे हो आप, ठीक है, नॉर्मलाइज वे में जो हर प्रोडक्ट पे लगेगा। जैसे मैंने बोला आज से अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो आपको एक लाइसेंस देना पड़ेगा। अब ये किसी एक प्रोडक्ट के लिए, सबके लिए, तो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल? नॉन टेक्निकल। डिफरेंस समझ आ रहा है बेटा? तो एनटीएम्स को दो पार्ट में डिवाइड करा, टेक्निकल मेजर, नॉन टेक्निकल मेजर में सिंपल है, प्रोडक्ट स्पेसिफिक होगा, और नॉन टेक्निकल में ओवरऑल सबके लिए होगा। अच्छा नॉन टेक्निकल में तो 14 पॉइंट की लिस्ट है, 12 है या 14 है, जो भी है वो हम पढ़ेंगे। एक एक लाइन के पॉइंट है, टेंशन मत लेना, बस एक दो पॉइंट है जो बड़े, बाकी सब एक एक लाइन के। यहां पर तो इनको देख लो बेटा जल्दी से, और इससे तो एमसीक्यू भी आता है। टेक्निकल मेजर को दो पार्ट में डिवाइड करा। पहला है, फर्स्ट का ये बता रहा हूं निशांत भाई, सैनिटरी एंड फीटो सैनिटरी मेजर्स। सैनिटरी एंड फीटो सैनिटरी, सैनिटरी इज अ वर्ड कम्स फ्रॉम सैनिटेशन, साफ सफाई। सैनिटरी एंड फीटो सैनिटरी मेजर्स क्या होते हैं, ध्यान सुनना। पहली बात सारांश, क्योंकि ये टेक्निकल है तो ये किस पे लगेंगे? प्रोडक्ट स्पेसिफिक। किस पे लगेंगे? प्रोडक्ट। अच्छा नॉन टेक, ये वाले जो है, ये दूसरे वाले भी टेक्निकल है, वो वाले भी तो टेक्निकल ही है ना, तो ये भी कैसे लगेंगे? प्रोडक्ट। सर ये तो कॉमन पॉइंट हो गया, आप डिफरेंस बता रहे थे बेटा। देखो दोनों क्योंकि टेक्निकल के अंदर आ रहे हैं, सैनिटरी फिटो सैनिटरी भी और टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड भी, तो दोनों प्रोडक्ट स्पेसिफिक लगेंगे। अब मैं थोड़ा क्लियरली बताता हूं, अगर आपकी सरकार ने
स्पेसिफिकली फूड प्रोडक्ट्स पे बैन लगाया है या कंट्रोल लगाया, किस पे? फूड प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू हाइजीन इश्यूज, रिलेटेड टू, तो हम उन्हें बोलते हैं सैनिटरी फिटोसैनिटरी। और अगर कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है जो फूड या हाइजीन से अलावा है तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक, लेकिन फूड या हाइजीन के अलावा है, तो वो आएगा टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड में। क्या आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? देखो मुझे पता है थोड़ा ज्यादा हो रहा है, लेकिन एक बार कंक्लूड करते हैं, वापस से बार बार करेंगे याद हो जाएगा। मैंने बताया आपको ट्रेड पॉलिसी के 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है टैरिफ मेजर, एक होता है नॉन टैरिफ। टैरिफ मेजर में कितने पॉइंट पड़ा है? 15, वो तो डन है, वो तो अलग ही है, उनमें टैक्स लग रहा है। नॉन टैरिफ मेजर में हम टैरिफ के अलावा चीजें यूज करेंगे। अब नॉन टैरिफ मेजर एनटीएम्स 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होते हैं टेक्निकल, एक होते हैं नॉन। नॉन टेक्निकल की तो 14 पॉइंट की लिस्ट है, उसे छोड़ो, वो जनरलाइज है। टेक्निकल पे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा है। टेक्निकल होता है जब आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक बैन या रिस्ट्रिक्शन लगाते हो। अब टेक्निकल को 2 पार्ट में डिवाइड करा है, एक होता है सैनिटरी फिटो, जब आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगाते हो और वो प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है? फूड से रिलेटेड है, हाइजीन से रिलेटेड है, एडिबल आइटम से रिलेटेड है, तो वो कहलाएगा सैनिटरी फिटो सैनिटरी मेजर्स। और अगर आप कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन बैन लगा रहे हो लेकिन वो अदर देन फूड एडिबल आइटम हाइजीन से रिलेटेड है, तो हम उसे बोलेंगे टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं बेटा, स्वाइन फ्लू के टाइम पे इंडिया ने चाइना से आने वाला मीट चिकन बैन कर दिया। ये कौन सा मेजर है? सैनिटरी फिटोसैनिटरी। क्योंकि स्वाइन फ्लू आया तो भाई हमने क्या करा, हमने भाई बैन कर दिया ना, चिकन से आ रहा था, बर्ड से आ रहा था शायद, तो हमने चिकन इंपोर्ट बैन कर दिया वहां से। तो टेक्निकली वो तो फूड एंड हाइजीन इश्यूज के चक्कर में करा ना, तो ये होगा सैनिटरी फिटोसैनिटरी। और उसके अलावा जो बच गया वो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। और जो यहाँ पे नॉन टेक्निकल वाले हैं, अरे ये तो कुछ नहीं है, तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, ये तो किसी पे भी लग सकते हैं कि इंपोर्ट करने पे आसे कुछ भी इंपोर्ट करोगे, कुछ भी लाइसेंस लेना है। अभी तो नॉन टेक्निकल हो गया ना, तो सारे प्रोडक्ट के लिए लगेगा। क्या डिफरेंस समझ आ रहा है बेटा? पक्का? तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है टेक्निकल, जनरल है नॉन टेक्निकल। प्रोडक्ट स्पेसिफिक में भी फूड हाइजीन एडिबल आइटम है तो टेक्निकल के अंदर सैनिटरी फिटोसैनिटरी, और नॉर्मल प्रोडक्ट स्पेसिफिक है तो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। क्या इसमें कोई दिक्कत? नहीं करेंगे ना। अब देख, अब अगर फूड वाले आइटम की बात हो रही है, फूड एडिबल हाइजीन, आंख बंद करके सैनिटरी फिटोसैनिटरी। अब बच कौन लेके? 2 ही बच गए, या तो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड या। अब अगर फूड वूड के अलावा कोई बात हो रही है तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब वो बात जनरलाइज है तो नॉन टेक्निकल, और वो बात प्रोडक्ट स्पेसिफिक है तो बस सिंपल शॉर्ट ट्रिक है। किसी को कोई दिक्कत? चलो अब बेटा ये जो नोट्स है ना, ये शायद आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहे हैं, आपको चश्मे की जरूरत है बेटा। नहीं, एक्चुअल में थोड़े ब्लर है, लेकिन मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, जब ये फाइल आपके पास जाएगी ना तो ये इतने ब्लर नहीं होंगे, तो आपको दिख रहे हैं फाइल वैसे दिख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे ब्लर हो रहे हैं। तो मैं आपके लिए ना थोड़ा सा रीड आउट कर देता हूँ, ये तो हमने पढ़ लिया, सॉरी। यहां पर आ जाओ बेटा, जो पीडीएफ आपको मिलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? थोड़ा देख लेना, मैं रीड आउट कर दूंगा, टेंशन नहीं है। ये वाली फाइल ब्लर हो रखी है थोड़ी। अब इधर देखो, यहाँ पे मैंने कराया कौन से, एक होता है टेक्निकल, एक होते हैं टेक्निकल होते हैं और नॉन टेक्निकल होते हैं रिलेटेड टू ट्रेड रिक्वायरमेंट। जैसे ट्रेड के रूल्स, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज कर देंगे, शिपिंग की रिक्वायरमेंट कर देंगे कि शिपिंग ऐसे होनी चाहिए, शिपिंग के लिए ये लेना पड़ेगा, ऐसी चीजें। फिर टेक्निकल वाले में पहला कौन सा आता है? सैनिटरी फिटो सैनिटरी मेजर्स, एसपीएस मेजर्स। और सेकंड कौन सा आता है? टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। अब देखो सैनिटरी फिटो सैनिटरी पढ़ रहा हूं, आई होप थोड़ा बहुत तो समझ आ रहा है क्लियरली, इस फाइल में क्लियरली समझ आ जाएगा। क्या बोल रहा है? एसपीएस सैनिटरी फिटो सैनिटरी मेजर्स आर अप्लाइड टू, अब देखो आ गया, टू प्रोटेक्ट हाँ, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन, मेरी बात कर रहा है, टू प्रोटेक्ट तुम्हारी बात कर रहा है, और प्लांट लाइफ। तो एसपीएस क्या है सर? ये वो मेजर्स है जो ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉम, देखो फ्रॉम रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एडिटिव्स, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम केमिकल्स वगैरह डाल देना। अब जरूर नहीं वो वायरस आएगा तो ही,
फूड में भाई केमिकल आ रहे हैं, केमिकल वो इंडिया में डेंजरस है, लोग मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है, तो बैन कर देंगे. फ्रॉम रिस्क अराइजिंग फ्रॉम एडिटिव्स. अगला क्या बोला? पेस्ट, टॉक्सिन्स और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स एंड टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी. तो भैया ह्यूमन प्लांट्स एंड इनको, जैसे आपको बताऊं ना, कहीं कहीं इंडिया वालों ने कहीं कहीं केमिकल्स को बैन कर रखा है कि आप वो खाद वाद में यूज नहीं कर सकते, तो उनके इंपोर्ट्स पे बैन लगा दी. क्यों? क्योंकि अगर आप वो प्लांट्स में डालोगे, प्लांट उससे ग्रो होंगे, तो जब लोग उन्हें खाएंगे उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो उन्होंने बैन कर दिया. अब ये क्या? ये सैनिटरी फिटो सैनिटरी मेजर है. स्वाइन फ्लू में चिकन सैनिटरी फिटो सैनिटरी मेजर है, तो आपको थोड़ा बड़े लेवल पे ऑब्जर्व करना है. अच्छा, दे इंक्लूड बैन और प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्टेन, और आयुषी वो पर्टिकुलरली सर्टेन गुड्स किस कैटेगरी होंगे? फूड की कैटेगरी के होंगे. ऑल मेजर्स फॉर क्वालिटी एंड हाइजीन रिक्वायरमेंट्स. एग्जाम्पल के लिए प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट ऑफ मीट एंड पोल्ट्री फ्रॉम कंट्रीज अफेक्टेड बाय फ्लू. तो ये सैनिटरी फिटोसैनिटरी मेजर हो गया. क्लियर है? अदरवाइज टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड तो नॉर्मल है. दे आर मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स. क्या बोलती है? दे आर which define the specific characteristics that a product should have, such as आपने साइज, शेप, लेबलिंग, ब्रांडिंग बता दी. आपने कुछ रिक्वायरमेंट दे दी भाई, जब भी ये टाइप का प्रोडक्ट आएगा तो इसमें ना पर्टिकुलरली आपको लेबलिंग प्रॉपरली दिखानी पड़ेगी कि ये इसमें ये मिनरल्स है, ये यूज करा इंग्रेडिएंट ये, अदरवाइज हम आपको आने नहीं देंगे इंडिया में. तो ये क्या हो गया? प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, लेकिन हेल्थ और क्वालिटी इशू के अलावा है, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए. कवर, इसमें फूड भी होंगे लेकिन नॉन फूड प्रोडक्ट भी इंक्लूड होते हैं. बेटा सैनिटरी फिटोसैनिटरी में एक्सक्लूसिवली कौन से होते हैं? सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स होते हैं. वहां पे याद रखना, फूड होता है वो भी पर्टिकुलरली क्वालिटी एंड हाइजीन के चक्कर में होता है. ठीक है? हेल्प टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्सेज. अच्छा एक बात बताओ, जैसे अगर मैंने, सरकार ने बैन लगा दिया फूड प्रोडक्ट में, और ग्राउंड ये है कि उनकी जो लेबलिंग है उसमें इंग्रेडिएंट क्लियरली नहीं लिखे, तो ये कौन से होंगे? टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड. अब फूड सुन के मत बोलना सर बेटा फूड की क्वालिटी हाइजीन इशू है क्या? नहीं, लेबलिंग इशू है तो वो टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड पाएगा. क्वालिटी हाइजीन इशू होगा तो सैनिटरी फिटोसैनिटरी. कोई दिक्कत, क्लियरिटी मिली आपको? चलो, तो यहां पे हमने एनटीएम्स को डन करा. एक बार समराइज करते हैं. एनटीएम के कितने पार्ट? 2. टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल. नॉन टेक्निकल में पूरी लिस्ट है 14 पॉइंट की, अभी पढ़ाऊंगा. सबसे पहले टेक्निकल पे. टेक्निकल हमेशा क्या होगा? प्रोडक्ट स्पेसिफिक. क्या होगा? अब टेक्निकल के 2 पार्ट. एक क्या होते हैं बेटा? सैनिटरी फिटोसैनिटरी, जो हमेशा फूड प्रोडक्ट में आएंगे, क्वालिटी हाइजीन इश्यूज के कारण आएंगे. अगले आते हैं टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, जो फूड नॉन फूड दोनों में आ सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है. शेप, साइज, लेबलिंग, पैकेजिंग किसी की भी हो सकती है. ठीक है, ये हो गया. अब आखिरी पॉइंट क्या बच गया बेटा? जल्दी बताओ. नॉन टेक्निकल मेजर बच गए, तो धैड़ पैड़ जरा इनको डन करते हैं, फिर हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे. कितने पॉइंट बताए थे मैंने? आप देख रहे हो पॉइंट? देख रहे हो? पहला पॉइंट बड़ा है बस. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12, बस 12 है. एम्बार्गोस तक है. एस्केलेटेड यहां नोट में आ गया गलती से, एम्बार्गोस तक है. फिर इसके अलावा एक टॉपिक अलग से है, एंड दैट्स इट. ये है टॉपिक, बस इतना टॉपिक, एंड दैट्स इट. चलो फटाफट से 12 पॉइंट डन करता हूं. जल्दी इधर आओ, जल्दी जल्दी देखना, बहुत ईजी है. अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, जनरल है? जनरल है. जनरल रिक्वायरमेंट्स पे सबसे पहला सरकार जो नॉर्मली यूजुअली करती है, दैट इज व्हाट? इंपोर्ट कोटा. अब इसमें सरकार क्या करती है बेटा? सरकार जो है वो कोटा सेट कर देती है. इंपोर्ट कोटास. इंपोर्ट कोटा इज अ which specify a certain physical amount of the goods which is allowed into the country during the given period of time. तो बेटा एक साल में कितना क्वांटिटी आप प्रोडक्ट मंगा सकते हो, उसकी रिस्ट्रिक्शन को बोलते हैं इंपोर्ट कोटा. क्या बोलते हैं बेटा? अच्छा अब देखो, इंपोर्ट कोटा के टाइप्स बताए. इंपोर्ट कोटा के क्या बताए? हाँ, डेफिनेशन के बाद नीचे टाइप लिखे है. अब एक होता है बाइंडिंग कोटा. टाइप बता रहा हूं. पहला होता है क्या? बाइंडिंग कोटा. और एक होता है, अगर आप कोटा, एक ऐसा कोटा है जिसमें लाइसेंस इशू होगा. यहां पे क्या होता है? लाइसेंस, मतलब आप एक सर्टेन क्वांटिटी तक मंगाओगे, लेकिन उसको मंगाने के लिए भी आपको क्या देना पड़ेगा? तो वो कोटा कैसा है? बाइंडिंग कोटा. आप एक कोटा सर्टेन मंगा सकते हो बिना किसी, तो वो कैसा है? नॉन बाइंडिंग कोटा. बेटा टीआरक्यू बताना है क्या?
ये लास्ट क्लास बताया था ना, और बोला था ना टैरिफ में भी है और कोटा में भी, नॉन टैरिफ में भी। तो ये टीआरक्यू वही है कि 5000 तक टैरिफ कितना लगेगा और 5 से ज्यादा पे टैरिफ कितना लगेगा। तो ये दोनों कॉमन पॉइंट है। इसके अलावा एक होता है यूनिलेटरल कोटा और एक होता है सिंपल है बेटा। मैंने बोला चाइना से जो भी सामान आएगा 10 केजी शुगर आएगा, बस 10 केजी शुगर। मैंने बोला चाइना से कितना आएगा, मैंने कोटा लगाया यूनिलेटरल कोटा। मैं लगा चाइना से शुगर मंगाते 10 केजी मंगे, चाइना का अच्छा तू हमारे कमोडिटी में कोटा लगाएगा। इंडिया से जो स्पाइसेस मंगाते 15 किलो मंगाएंगे, मैंने भी कोटा लगाया, उसने भी कोटा लगाया, कैसा हो गया बायलेटरल कोटा। तो यहाँ पे कोटा समझ आया आपको क्या होता है। अब कोटा कितने टाइप का होता है, बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस, ठीक है। अगला क्या था टीआरक्यू, वो तो हमें पता है, और यूनिलेटरल और बायलेटरल। तो ये एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट है, मैंने कहा बस रीड आउट करना है। पेपर में 99% चांसेस है कि पेपर में क्वेश्चन किसका आएगा, टैरिफ। टैरिफ नॉन टैरिफ से आया भी तो आपके लिए इतना मूड, मतलब ये पढ़ने के बाद आप बुक पढ़ लेना एक बारी, आपको एक भी चीज आलतू फालतू की मिलेगी नहीं, सारा काम का मुद्दा जो चाहिए बेयर मिनिमम। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं बेटा। पहला तो हो गया इंपोर्ट, अगला क्या है बेटा, सरकार अगर चाहे तो वो प्राइस कंट्रोल मेजर कर सकती है, जैसे स्टेप्स टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स टू सपोर्ट द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स व्हेन इंपोर्ट प्राइसेस, जैसे एक पॉलिसी होती है मिनिमम इंपोर्ट प्राइस। अब आप प्लीज कंफ्यूज मत होना, दिमाग खोल के सुन लो, सरांश दिमाग खोल के सुनियो बेटा। बेटा तू बाहर से प्रोडक्ट ला रहा है 600 रुपए में, कितने रुपए में, 600। वो प्रोडक्ट मेरे यहाँ पे कितने का मिल रहा है, 1000 का, कितने का मिल रहा है। अब आपको किधर वो काउंटर वेलिंग, एंटी डंपिंग कुछ याद आ रहा है सर, वेरिएबल टैरिफ कुछ याद आ रहा है, ध्यान सुनना। मैं सरांश, मैंने कहा कितने का प्रोडक्ट है, सरांश ने बोला सर देखो मैं तो अपने 1000 का बेचता हूँ, लेकिन आपकी कंट्री में तो मैं 600 का बेचूंगा जी। मैंने कहा अच्छा ऐसा करेगा, हमारे डोमेस्टिक प्राइस से नीचे बेचेगा, आ जा बेटा इंडिया में। मैंने रूल बता दिया, इंडिया में सरांश जब भी प्रोडक्ट बेचेगा मिनिमम इंपोर्टेड प्राइस 1000 है। मिनिमम इंपोर्टेड प्राइस कितना है, 1000 से कम में बेच नहीं सकता। क्या मैंने कोई टैक्स लगाया, मैंने टैरिफ नहीं लगाया। डिफरेंस समझना, अगर मैं बोलता कि आजा बेच दे टैरिफ लगाऊंगा, तो देखो प्रोडक्ट बिका 1000 का, 400 कौन रखेगा, गवर्नमेंट, 600 किसको देगी, सरांश को, अगर टैरिफ होता तो। लेकिन मिनिमम इंपोर्ट प्राइस में ऐसा नहीं होता। ये बेचा था 600 का, मैंने कहा 600 का नहीं बेटा, तू बेचेगा 1000 का ही, बेच। अब 1000 रुपए का बेचा, 1000 रुपए कैसे मिलेंगे, पूरे सारांश को, मैं कुछ नहीं लूंगा। टैरिफ और इसमें डिफरेंस समझ आ रहा है आपको, टैरिफ में मैंने बीच में अपना टैरिफ एलिमेंट ऐड करा है। मिनिमम इंपोर्टेड प्राइस में मैं कोई टैरिफ नहीं चार्ज करता, मैं सेलर को बोलता हूं कि सेलर 600 500 तो कुछ नहीं, इंडिया में बेचना है तो मिनिमम 1000 पे ही बेचना पड़ेगा तुझे। समझ आई बात, हाँ रूल बना दिया मिनिमम इंपोर्टेड प्राइस, ठीक है। तो दिस इज प्राइस कंट्रोल मेजर, प्लीज याद रखना ये टैरिफ से अलग है। समझ आ गया ना डिफरेंस। तो पहला नॉन टेक्निकल में क्या हो गया, कोटा। सेकंड क्या आ गया, प्राइस कंट्रोल मेजर, दैट इज मिनिमम इंपोर्टेड प्राइस। तीसरा बेटा नॉन ऑटोमेशन लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिट। अरे मैंने बोल दिया अगर इंडिया में इंपोर्ट करना है तो क्या लगा दिया, लाइसेंस लगा दिया कि अब पहले लाइसेंस लो। वैसे इंडिया में ऐसा होता नहीं है, होता ही नहीं, इंपोर्ट पे लाइसेंसिंग पहले चलती थी 1991 से पहले। अगर आपको कुछ भी इंपोर्ट करना है तो पहले आपको क्या लेना पड़ेगा। अब सरांश एक बात बता, अगर तू गुड्स इंपोर्ट कर रहा है और तुझे मान ले कुछ छोटी मोटी फोन इंपोर्ट करना है, अब तू क्या कर, इतना लंबा लाइसेंस लो, लाइसेंस की डॉक्यूमेंटेशन, लाइन में खड़े रहो, ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, एक काम करो छोड़ो, आएगा ना। अब इंडिया में इंपोर्ट लाइसेंस बहुत रेयरली लगता है, लगता नहीं है, बट हाँ सरकार चाहे तो लगा, अगर उन्हें लगा कि इंपोर्ट रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो देखो इसमें क्या आता है, कंप्लीट, क्योंकि प्रोहिबिशन भी है ना, कंप्लीट बैन। और अगर कंप्लीट बैन लग गया तो ये टेक्निकली एंटी बीज हो गया, नॉन टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स, कंप्लीट बैन। या हम इंपोर्ट पे क्या लगा सकते हैं, जैसे एग्जांपल ये आर्म्स एंड एमिनेशन बेटा लाइसेंसिंग की है, नारकोटिक ड्रग्स पे क्या है, बैन है। वो तुम ले आते हो अलग बात है, लेकिन वैसे बैन है, ठीक है। तो पहले बताओ 3 पॉइंट क्लियर है। नॉन टेक्निकल का पहला पॉइंट कोटा, सेकंड पॉइंट प्राइस कंट्रोल मेजर्स विच इज मिनिमम इंपोर्टेड प्राइस, और तीसरा क्या है, लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन, लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन। नहीं ऐसा नहीं है, आता है फार्मास्यूटिकल्स के लिए आता है और थोड़ा दिशांत भाई के लिए आता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आता है, लेकिन उसकी कंसेंट्रेशन फॉर्म बिल्कुल प्रिस्क्राइब होती है। कंसेंट्रेशन मैटर करती है ना ड्रग्स में, तो एक सर्टेन कंसेंट्रेशन में रखोगे तो मेडिसिन है, उसके ऊपर बढ़ाओगे तो फिर वो ड्रग्स बन जाता है। बाकी आपको अगर एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तो क्लास के बाद दिशांत सर आएंगे लेक्चर देने इस पे। अच्छा आ गया ये बेटा, आगे क्या है,
चौथा तरीका है फाइनेंशियल मेजर्स। बेटा अगर मैं इंपोर्ट करने में जो प्रोसीजर है उसकी कॉस्टिंग बढ़ा दूं, इंपोर्टेड गुड्स की कॉस्टिंग नहीं, इंपोर्ट करने में जो लाइसेंस लेना है, फॉर्म भरना है, उसका फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ा दूं, तो क्या इंपोर्टर रिस्ट्रिक्ट होगा थोड़ा? कहेगा यार फॉर्म पहले 2000 का था 5000 का हो गया यार, एक काम करो छोड़ो दिल्ली का ही ले लेता हूँ, गफार मार्केट से आईफोन ले लेता हूँ पूरा एप्पल वाला। इंक्रीज इंपोर्ट कॉस्ट बाय रेगुलेटिंग इंपोर्ट टर्म्स एंड कंडीशन। मैंने कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी जिससे मैं इंपोर्ट की कॉस्ट को क्या कर रहा हूं, बढ़ा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कि भाई फॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स बढ़ा दिए, या मैंने ऐसे बोल दिया कि अगर इंपोर्ट करना है, सबसे बड़ा एग्जांपल, इंपोर्ट करना है तो पूरी पेमेंट एडवांस में करनी है। क्या कई बंदे इससे रुक जाते हैं? अगर आप इंस्टाग्राम पेज से कुछ सामान मंगा रहे हो, इंस्टाग्राम पेज थोड़ा रिस्की मैटर होता है ना, अमेजॉन फ्लिपकार्ट मिंत्रा से तो आप आंख बंद करके कर दोगे। मान लो आप एक नॉर्मल एक बेसिक पेज से सामान मंगा रहे हो और उसमें लिखा है नो सीओडी अवेलेबल, पूरा एडवांस पेमेंट चाहिए, हाथ रुक जाएगा आपका कि भाई ये रिस्क हो सकता है ना? तो सरकार ऐसे कर देगी, फाइनेंशियल मेजर्स बढ़ा देगी, इंपोर्ट की कॉस्ट कर देगी, टर्म्स एंड कंडीशन लगा देगी, जैसे एडवांस पेमेंट रिक्वायर्ड, इंपोर्ट कर रहे हो तो पूरा पेमेंट एडवांस में करो। अब कुछ लोग इस चीज से क्या हो जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ये नहीं करना। एक बारी बच्चों मीटिंग को रिजॉइन करना जल्दी से। समझ आ रही है आपको बात? कितने पॉइंट पढ़ा दिए मैंने आपको? 4 पॉइंट, 4 पॉइंट। एक बार रिपीट करेंगे। एनटीएम्स के दो पार्ट, एनटीएम्स के दो पार्ट, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। टेक्निकल प्रोडक्ट स्पेसिफिक, इसमें दो थे, सैनिटरी फिटोसैनिटरी, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। टेक्निकल में सेकंड पॉइंट टेक्निकल वाला है। फिर नॉन टेक्निकल में 12 में से 4 पढ़ा दिए। पहला कोटा लगा दो, सेकंड मिनिमम इंपोर्टेड प्राइस, है ना, बोल, तीसरा लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन, और चौथा फाइनेंशियल कॉस्ट को इंक्रीज कर दो, प्रोसीजर्स की, रूल रेगुलेशन की, एडवांस पेमेंट ले आओ ताकि लोग डिस्करेज हो इंपोर्ट करने के लिए। चलिए स्मूथली एकदम 4 पॉइंट हो चुके हैं, 8 पॉइंट बचे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट एकदम स्पीड में करते हैं। ये 5th पॉइंट 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, मतलब वो पेज कटा है ना, यहां से आ गया। 4 पॉइंट हो गए, अब अगले 4 को फटाफट। अगला आता है मेजर्स अफेक्टिंग कंपटीशन। अब सरकार क्या करेगी, एम करेगी ग्रांटिंग स्पेशल प्रिविलेज टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑपरेटर्स सच एज गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर। बेटा देखो सीधी बात है ना, इंडिया में जो भी टेंडर्स एंड प्लान आएंगे, क्या हमें बाहर के गुड्स को प्रेफरेंस देनी है अपने बंदों को? तो जनरली सरकार क्या करती है, सरकार दूसरे लोगों को तो एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ना, दूसरे लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करोगे तभी तो। अब मोदी जी फिलिप्स का एयर प्योरीफायर लगा के बैठे हुए, अभी वो वीडियो आई थी, और फिर वो मेक इन इंडिया का वो दे रहे थे, पीछे फिलिप्स का एयर प्योरीफायर दिख रहा था। तो इस पे क्वेश्चन नहीं दोगे कि फिलिप्स तो बाहर की कंपनी, आप इंडिया का एयर प्योरीफायर यूज करो? तो क्या है, एग्जाम्पल सेट करो ना। अब आप घूम रहे हो भाई साहब टोयोटा की लैंड क्रूजर में, लैंड क्रूजर चलती है सर, हाँ टोयोटा की, और हमें बोल रहे हो आप टाटा पंच ले लो, तो एग्जाम्पल सेट करना पड़ता है ना, आप पहले टाटा पंच में घूमो, फिर हम भी टाटा पंच लेंगे, मजबूत लोहा। आप थार में घूमो, गेड़िया मारो, हम भी थार लेंगे। अब आप घूम रहे हो लैंड क्रूजर में और हमें बोल रहे हो भाई फॉर्च्यूनर मत लो, तो ये एग्जाम्पल गलत बैठ जाता है। तो सरकार क्या करेगी, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट तो बाद में करेगी, पहले कहेगी भाई देखो जब भी गवर्नमेंट टेंडर मिलेगा, जब भी कोई गुड्स बनाने की सरकार कोई टेंडर देगी, तो उसमें स्पेशल प्रिविलेज देनी है किसको, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को। बाहर के गुड्स नहीं बनाने, पहले हम अपने लोगों को प्रेफरेंस देंगे। समझ आ गया? तो ऐसे कुछ करके कर सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। बेटा प्रोक्योरमेंट मतलब पता है किसी को क्या होता है? प्रोक्योरमेंट खरीदना, प्रोक्योरमेंट को ना आप सिंपल वे में लग लो परचेज। ये 5th और 6th पॉइंट थोड़ा सा कंबाइंड वे में चले गए। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट परचेज पॉलिसीज। अगर सरकार को कोई भी रॉ मटेरियल, कोई भी गुड्स परचेज करने हैं, तो हमेशा किसको प्रेफर करो, लोकल डीलर्स रादर देन फॉरेन, डिस्पाइट हाई लोकल। मतलब सरकार अगर आपको लोकल डीलर दे रहा है 100 रुपए का सामान, और बाहर का गुड्स चाइना गुड मिला 80 का, कौन सा लेना, लोकल डीलर वाले लेना। इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना है ना, तो पहले आपसे शुरुआत होगी। तो टेक्निकली कहीं ना कहीं ये दोनों पॉइंट थोड़ा सिमिलर बात कर रहे हैं।
तो मेजर अफेक्टिंग कंपटीशन, कि कंपटीशन को बीट करने के लिए सरकार अपने टेंडर्स में गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर को प्रमोट करो। और दूसरा गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, मतलब जब आप गुड्स को परचेज करो गवर्नमेंट किसी भी काम के लिए, तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा क्या लो, लोकल डीलर से। एयर प्योरीफायर अगर आप ले रहे हो तो आप अपनी कंपनी का लो, बाहर का मत लो, ये बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 7, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ये भी बहुत ही सिंपल बात करता है। इसमें सरकार क्या बोलती है समझना। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, सरकार बोलती है इंडिया में ना, इंडिया में ठीक है एप्पल कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको आने देंगे, टेंशन नहीं है, लेकिन बेटा आने तो इस कंडीशन में देंगे अगर तू फाइनल गुड हमारी कंट्री में बना। एप्पल इंडिया में फोन बेचे, एप्पल अपने पास कहीं पे बनाए, प्रोडक्ट की असेंबलिंग कहां होनी चाहिए, इंडिया। मतलब आप मदरबोर्ड क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, आप कैमरा क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, आप स्क्रीन क्या कर लो, लेकिन इंडिया में जो फाइनल गुड की असेंबली है वो करवा दो, आने देंगे हम। अब देखो इसमें हमारा भी फायदा है, तो हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब देखो इंपोर्ट तो हो रहा है, लेकिन इससे क्या इंडिया का भी बेनिफिट है, फैक्ट्री तो इंडिया में भी लगेगी, एम्प्लॉयमेंट तो इंडिया में भी, तो बढ़िया चीज है। तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मतलब हम ट्रेड तो करने देंगे, लेकिन किस शर्त पे, जब आप इंडिया में इन्वेस्टमेंट करोगे। तो रूल्स टू हैव एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ द फाइनल गुड टू बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। ठीक है, 7 पॉइंट हो गया बेटा, आखिरी आ जाइए बेटा 8 पॉइंट नकली सा है। डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन, सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस अगर वो गुड कैसा है, इंपोर्टेड है। कुछ पर्टिकुलर गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। ठीक है, तो 8 पॉइंट हो गए, हम इसे 4+4 करके याद कर लेगा, 4+4 करके याद करें, कोशिश करें 4+4। पहले 4 सिंपल, पहला था कोटा, सेकंड था मिनिमम इंपोर्टेड प्राइस, मिनिमम इंपोर्टेड, तीसरा था लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन लगाना ड्रग्स एग्जामिनेशन में, और चौथा क्या था बेटा, मैं भी भूल गया, चौथा क्या था, हाँ फाइनेंशियल मेजर करके हम कॉस्ट बढ़ा देंगे इंपोर्ट की। ये 4 पहले अलग रख दो, फिर अगले जो 4 है उसको समझना। अगले 2 तो सिमिलर है, जब भी आप गवर्नमेंट टेंडर दोगे तो प्रेफरेंस देनी है गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करोगे तो प्रेफरेंस देनी है लोकल डीलर को, इवन एट अ हाई प्राइस। ये 2 सिमिलर है, गवर्नमेंट ये काम गवर्नमेंट करेगी। अगला, सरकार कुछ ऐसा रूल भी ला सकती है कि इंपोर्ट तो कर लो, लेकिन आप पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स को कैसे बनाना पड़ेगा, डोमेस्टिकली बनाना पड़ेगा, ताकि इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो देश थोड़ा आगे बढ़े। और सरकार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे क्या लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो 4+4 4+4 8 पॉइंट हमारे डन हो गए। क्या मैं आगे बढ़ू बेटा, ठीक है, मैं बता रहा हूं इसको गो थ्रू करना है। 90% चांस है कि पेपर में टैरिफ वाले ही आएंगे। ठीक है, अभी यहां से क्या आया था, यहाँ पे एम्बार्गोज आया था और रूल्स ऑफ ओरिजिन आया था। अब दिख रहा है 11th और 12th को इंपॉर्टेंट करा हुआ है, क्योंकि ये दोनों एमटीपी में क्वेश्चन दे रखे हैं, पेपर में नहीं आया, एमटीपी में पूछा हुआ है, एमटीपी में आरटीपी में पूछा हुआ है 2 बारी, तभी इंपॉर्टेंट करा, वरना इससे अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है एग्जाम में। ठीक है, अगला ये 9th पॉइंट। अगला डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, इसके अलावा वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ऑन पोस्ट सेल सर्विसेज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया में ना कोई बाहर की कंपनी आई, अब सरकार पता क्या कहती है, सरकार कहती है भाई देख आ तो जा, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन है, पहले प्रोडक्ट बेचने से पहले अपने 1 लाख सर्विस सेंटर बना। क्या बना, 1 लाख। भाई मान ले तूने इंडिया में प्रोडक्ट बेच दिया, अब साला प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट निकला तो बंदा कहां जाएगा तेरा प्रोडक्ट लेके, सर्विस सेंटर भी तो होना चाहिए ना। आपको पता है ना प्रोडक्ट्स में आफ्टर सेल सर्विस कितनी मैटर करती है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ ऑटोमोबाइल एंड इन टर्म्स ऑफ मोबाइल फोन। अगर मैं कोई 10 लाख की गाड़ी ले रहा हूं और भाई मान लो 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल 2 साल 5 साल बाद वो खराब, या उसकी सर्विस करानी, सर्विस तो नॉर्मल है हर 6 महीने में हो रही है, साल भर में हो रही है। अब मान लो मेरा जो सर्विस सेंटर है वो मेरी स्टेट में अवेलेबल ही नहीं है, तो ये तो हमारे इंडिया के कस्टमर के लिए गलत बात है ना। तो कई बार ना जब सरकार को थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो वो क्या करेगी, वो आफ्टर सेल सर्विस की रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि भाई इंडिया में आओ तो जाओ, प्रोडक्ट बेचने से पहले मिनिमम इतने आफ्टर सेल सर्विस के सर्विस सेंटर खोलो। तो क्या बोलेगा, रिस्ट्रिक्टिंग प्रोड्यूसर्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड बाय देम। तो आप गुड्स तो भेज रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो खराब हो गए, जैसे एप्पल है, अब एप्पल गुड्स बेचता है तो उसके सर्विस सेंटर भी हर जगह खुले ना, कि अगर कोई गलती हुई गड़बड़ हुई तो आप चले जाओ और ठीक करवा लो। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। आगे सरकार क्या लगा सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स एम टू इंक्रीज द टाइम एंड कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे बेटा डॉक्यूमेंटेशन,
इंपोर्ट करते हुए क्या आती है? सरकार चाहे तो डॉक्यूमेंटेशन का टाइम और कॉस्ट क्या कर देगी, ताकि लोग इंपोर्ट करने के लिए क्या हो, डिस्करेज। ठीक है, तो 8 के बाद 2 पॉइंट बताए, आफ्टर सेल सर्विस वाला और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वाला। अब जो अगले दो है, लास्ट 2 पॉइंट आ गए बेटा, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये छोड़ देना। अगले 2 पॉइंट होते हैं, देखो क्या, दोनों एमटीपी में आए हुए। एक होता है रूल्स ऑफ ओरिजिन। क्या होता है बेटा? ये लोग पहले इसका बहुत फायदा उठाते थे बेटा। ये है इंडिया, ये है चाइना। चाइना कहता है जब मैं इंडिया में गुड्स देता हूं तो मुझ पे जो इंपोर्ट पे टैक्स लगता है, इंपोर्ट पे जो ड्यूटी लगती है, वो लगती है @30%। कितना लगती है? जो कि ज्यादा है। इससे मेरे प्रोडक्ट्स ना बिकते नहीं है ज्यादा। अब चाइना ने एक लूपहोल देखा। चाइना देखा कि इंडिया की एक बहुत अच्छी नेबरिंग कंट्री जिससे इंडिया के रिलेशनशिप बहुत अच्छे, दैट इज नेपाल। ठीक है जी। नेपाल जब इंपोर्ट करता है तो यहां पे कोई ड्यूटी नहीं है। ये हमारे एग्जाम्पल को इंटरेस्टिंग करने के लिए मान लो 5% है। कितनी है? और कंसिडरिंग जब चाइना नेपाल के बीच में ट्रेड होता है तो यहां पर जो इंपोर्ट है वो है 10% की ड्यूटी पे। कितने की ड्यूटी पे? तो क्या ये एक लूपहोल निकल सकता है कि चाइना अपने प्रोडक्ट्स नेपाल के थ्रू इंपोर्ट करे इंडिया में? अगर डायरेक्टली इंपोर्ट करेगा कितना ड्यूटी लगेगा? 30। लेकिन अगर वो नेपाल को देगा 10, नेपाल से इंडिया 5, स्ट्रेट फॉरवर्ड 15% तो प्राइस डिक्रीज हो गया। तो ऐसे पहले लोग करते थे और इंडिया में चाइनीज या अदर कमोडिटी घुस जाती थी एट अ लोअर टैरिफ। हमारा मोटिव टैक्स लगाने का क्या था कि टैक्स बढ़ा देंगे ताकि चाइना के प्रोडक्ट इंडिया में ना बिके। लेकिन अब बिक रहे कम रेट पे। तो हमारी सरकार कई बार इस सिचुएशन में डालती है रूल्स ऑफ ओरिजिन। क्या डालती है? क्या आपने देखा है जब आप प्रोडक्ट के पीछे बॉक्स में देखोगे तो पे बड़ा बड़ा लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड इन दिस कंट्री, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन वियतनाम, असेंबल्ड इन चाइना। पूरा लिखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग कहां की हुई है, असेंबलिंग कहां की हुई है। जैसे जब आप एप्पल कोई भी फोन खोलोगे तो आप पीछे देखोगे उसमें लिखा होगा मेड इन कैलिफोर्निया, असेंबल्ड इन वियतनाम। ठीक है, अब असेंबल्ड इन इंडिया आने लग गया कुछ प्रोडक्ट्स में, राइट। इससे ये कहां से आया सरान भाई? आया रूल्स ऑफ ओरिजिन से। इंडिया की गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई सीधा सीधा, जब भी प्रोडक्ट आएगा कोई भी कंट्री से आए, आने तब देंगे जब प्रोडक्ट की लेबलिंग में क्या लिखा हो, मैन्युफैक्चरिंग का ओरिजिन लिखा हो कि ये प्रोडक्ट आ कहां से रहा है, मैन्युफैक्चरिंग का ओरिजिन। हाँ, अब आप इसमें लूप होल फिर भी ढूंढ सकते हो कि सर अब तो मान लो चाइना ने प्रिंटिंग ही लिख दिया मेड इन नेपाल। फिर बेटा देखो ऐसे करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो आप। फिर तो लॉ तो बना ही ब्रेक करने के लिए। फिर आप तो ये माइंडसेट से चलो। मैं भी बता रहा हूँ कि ये लॉ है। इंडिया ने बोल दिया भाई हम प्रोडक्ट आने ही तब देंगे जब आप मैन्युफैक्चरिंग का ओरिजिन लिखोगे। क्या लिखोगे? अब मान लो ये चाइना ने लिख दिया भाई मेड इन चाइना और उसने नेपाल में बेचा 10% से, और फिर नेपाल से प्रोडक्ट आ रहा है, इंडिया वाले चेक करेंगे ओरिजिन का है। जैसे उन्हें चाइना दिखा फिर यहां पर वो ड्यूटी लगाएंगे चाइना वाली 30%। वो कहेंगे भाई ये नेपाल के गुड नहीं है तो चाइना के गुड है। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन। यही मैंने लिखा है यहाँ। रूल दैट मेक इट मैंडेटरी कि आपको डिक्लेयर करना है नेशनल सोर्स ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहां से आ रहा है उसका नेशनल सोर्स आपको बताना पड़ेगा। ये एक तरह की रिस्ट्रिक्शन है इंपोर्ट पे। और फाइनली देयर इज एम्बार्गोस। नाम से फर्क नहीं पड़ता बेटा, सिंपल है। क्या है? टोटल बैन। एम्बार्गो मतलब बैन, बैन बोले तो बैन। बैन ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सिंगल और ऑल प्रोडक्ट फॉर अ ऑल और स्पेसिफिक कंट्री। वॉर सिचुएशन में जनरली एम्बार्गोज होता है। पूरा बैन, कुछ नहीं मंगवाना, सारे आपको पता है ना एलियन एनिमी बन जाते हैं, बस वो वाली सिचुएशन। तो ये हो गए 12 पॉइंट। अब अगर आप दिमाग लगाओ तो हमने समराइज्ड वे में क्या पढ़ा अभी तक, थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा। मैंने आपको पूरा समराइज करा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी में दो चीजें पढ़ाई मैंने आपको बेटा। ट्रेड पॉलिसी में पहले हमने पढ़े टैरिफ मेजर्स और दूसरे हमने पढ़े नॉन टैरिफ मेजर्स। टैरिफ मेजर्स में पूरी भसड़ करते हुए हमने क्या करी? 15 पॉइंट्स की लिस्ट बनाई थी। याद है आपको 15 पॉइंट की लिस्ट? स्पेसिफिक, एडिबल, मिक्स्ड, कंपाउंड, टेक्निकल, वेरिएबल, एमएफएन, प्रेफरेंशियल, बाउंड, अप्लाइड, प्रोहिबिटेड, सीवीडी, एडीडी, इंपोर्ट सब्सिडीज और लास्ट क्या था? एस्केलेटेड। 15 टैरिफ की लिस्ट बनाई।
नॉन टैरिफ में फिर मैंने बताया इसमें 2 पॉइंट होते हैं बेटा, कौन कौन से? टेक्निकल वर्सेस नॉन टेक्निकल। टेक्निकल वाला तो बहुत ही बढ़िया, टेक्निकल में 2 पॉइंट। टेक्निकल याद है हमेशा प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है, एक होती है सैनिटरी फिटोसैनिटरी जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक होती है, और ये लगती है फूड एडिबल आइटम में, वो भी स्पेसिफिकली क्वालिटी एंड हाइजीन को लेके। और टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड टीबीटी जो होता है वो किसके लिए होता है बेटा? वो होता है, वो भी फूड नॉन फूड दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन वो कोई मैंडेटरी रिस्ट्रिक्शन होगी ऑन साइज, शेप, लेबलिंग, पैकेजिंग, ऐसे रिस्ट्रिक्शन। और जब बात करता हूं नॉन टेक्निकल की, तो इसमें कितने पॉइंट? 12 पॉइंट की लिस्ट बनाई, एक बार 12 पॉइंट को समराइज करते हैं 4+4+4 करके। सबसे पहला कोटा लगा दीजिए, सेकंड मिनिमम इंपोर्टेड प्राइस लगा दीजिए, थर्ड लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन लगा दीजिए, और चौथा फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ा दीजिए, जैसे एडवांस पेमेंट मैंडेटरी कर दीजिए इंपोर्ट करने के लिए। ये 4 पॉइंट हो गए। अगले 4 में पहले 2 थे गवर्नमेंट वाले, गवर्नमेंट खुद एग्जांपल सेट करो, प्रेफरेंस दो गवर्नमेंट टेंडर में गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटर को, और लोकल डीलर से प्रोडक्ट परचेज करो रादर देन इंपोर्ट इवन एट अ हायर प्राइस। ठीक है, ये हो गए अपने 2 वाले अगले। इसके बाद 7 था ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ट्रेड करना है तो इंडिया में क्या करना पड़ेगा? मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट तो आपको असेंबलिंग इंडिया में करनी पड़ेगी। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्ट्रिक्शन, तो 4+4 हो गए। अगले 4 आफ्टर सेल सर्विस की रिस्ट्रिक्शन लगा दो, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का टाइम एंड कॉस्ट बढ़ा दो, रूल्स ऑफ ओरिजिन कर दो, और क्या लगा दो? एम्बार्गोस। क्या लगा दो? एम्बार्गो। तो आप देखो 12 पॉइंट बहुत सिंपल है, आपको बस एक बार 2-3 बार गो थ्रू करना है। ठीक है, अभी रुक जाओ, ठंड पाओ, 1 मिनट, जल्दी से बंद करके भाग रहे हैं। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है नोट में, चलो, बट कुछ ऐसे दमदार नहीं है, मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। पहले बताओ ये क्लियर है? मैंने पूरी समरी आपको दे दी, सारे पॉइंट सब कुछ, राइट? ये पूरी समरी है। ये चैप्टर पूरे यूनिट का सबसे बड़ा चैप्टर था, जैसे पब्लिक फाइनेंस का सेकंड चैप्टर बड़ा है ना, वैसे ये भी सबसे बड़ा था। अगला चैप्टर 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म। तुमने पढ़ा था 12th में फॉरेक्स, वो पूरा है अगला, वो पढ़ाऊंगा, और उसके बाद एक और टॉपिक है 1 घंटे में वो खत्म। तो बस 2 घंटे है इंटरनेशनल ट्रेड को देना, और पूरे 3rd-4th यूनिट खत्म। ठीक है, फिर एक होमवर्क भी दूंगा, मैंने आज तक बहुत रेयर होमवर्क दिया है, शायद 2 बार दिया है या 3 बार, 4 बार कब दे दिया मैं? मुझे जितना याद है 3 बार दिया था, चौथा भी आएगा इस चैप्टर में, इसके लास्ट चैप्टर में। अच्छा बेटा, एस्केलेटेड टैरिफ तो हमने ऊपर लिख लिया था ना, अब बेटा एक छोटा सा नोट है, एक छोटा सा नोट ये है, ठीक है, वो ऊपर सेम नहीं है पूरा, ये है नोट, बार बार रिपीट मत कर देना प्लीज। सर एक बार वो टैरिफ वाला पॉइंट बताया था, एक बार और बता देना प्लीज। ब्रो टैरिफ वाला पॉइंट कौन सा? टैरिफ वाला पॉइंट कौन सा? चल पहले मैं ये कंप्लीट कर लूं, फिर मैं टैरिफ वाले पे आ जाऊंगा, रुक जाना। अभी मैं इसके नोट्स तो आपको मिल गए ना, ये पीडीएफ तो पूरा भेजा था, इसको पूरा नोट करना है परसों, और अगले संडे तक पब्लिक फाइनेंस के नोट्स कंप्लीट चाहिए, वो आज भेज रहा हूं। ज्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, 6-7 पेज ही थे वो तो। अब सुनो ध्यान से बेटा, अभी तक आपने देखा हमने सारी की सारी बात इंपोर्ट पे करी ना। चैप्टर जब से स्टार्ट हुआ मैं क्या कह रहा हूं? इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट, इंपोर्ट को, बस एक पॉइंट पे इंपोर्ट पे सब्सिडी दी थी, बाकी बात तो इंपोर्ट की हो रही थी। बेटा थोड़ा एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, वैसे ज्यादा पढ़ना नहीं, बस थोड़ा सा पढ़ना है, ओनली 4 पॉइंट्स ओनली। अब देखो यहाँ पे ना एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज है, लेकिन याद रखियो दिशांत, इस पे इसी में चारों पॉइंट में ना हम एक्सपोर्ट को क्या करेंगे? प्रमोट भी करेंगे, प्लस हाँ मतलब ये मिक्स पॉइंट है। जैसे अगर आप ऊपर देखो तो सारे पॉइंट में इंपोर्ट को क्या करा था? रिस्ट्रिक्ट, एक पॉइंट में इंपोर्ट सब्सिडी में क्या करा था? प्रमोट। ऐसे एक्सपोर्ट में भी दोनों करेंगे, मिक्स है। सबसे पहले बेटा पहला पॉइंट आता है, सरकार चाहे तो एक्सपोर्ट्स पे क्या लगा सकती है, लेकिन याद रखना है जनरली लगता नहीं है, बस ये तब लगता है जब आपकी कंट्री में क्या होती है, अबे तुम्हारी कंट्री में कोविड आया है, तुम्हारे पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, तुम बाहर बांट रहे हो, तो ये वाले काम नहीं करने हाई प्राइजेस के चक्कर में। ठीक है, हाँ। बैन ऑन एक्सपोर्ट्स, क्या बोला? बैन ऑन एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स आर ऑल मेजर्स अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो पहला बैन लगा दो। सेकंड आप एक्सपोर्ट पे क्या लगा सकते हो, लेकिन ये जनरली होता है क्या? नहीं, जनरली नहीं है, बहुत रेयरली होता है। बैन कब लगता है? जब शॉर्टेज होती है, टैक्स कब लगता है? जब शॉर्टेज होती है, आप बाहर ना बेच दो, इसलिए हम बाहर एक्सपोर्ट पे टैक्स लगाते हैं कि बाहर बिके भी तो महंगा बिके। एन एक्सपोर्ट टैक्स इज अ टैक्स कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स एंड में आइदर बी स्पेसिफिक और, अब स्पेसिफिक डेवलपमेंट क्या होता है वो तो क्लियर है, कुछ बताना नहीं है। थर्ड,
एक्सपोर्ट पे क्या कर सकते हो बेटा, जैसे कोटा, आप सरकार ने बोला चलो मेडिसिन दे तो दो, लेकिन 1 लाख से ज्यादा मेडिसिन नहीं देनी, समझ आ गई बात। तो पहला एक्सपोर्ट को बैन लगा दो, सेकंड एक्सपोर्ट पे आप क्या लगा सकते हो टैक्सेस, या एक्सपोर्ट पे भी क्या लगा सकते हो कोटा। तो अब देखो 4 में से 3 जो पॉइंट है वो किसके लिए है, रिस्ट्रिक्शन के लिए, और फाइनली एक पॉइंट है प्रमोशन के लिए, विच इज जनरली, और जनरली एक्सपोर्ट प्रमोट ही होता है। सरकार एक्सपोर्ट करने पर क्या देती है, सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स। तो एक्सपोर्ट जो है उससे डॉलर का इनफ्लो होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इनकम एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। तो इतने सारे बेनिफिट होने की वजह से गवर्नमेंट हैज टू प्रमोट एक्सपोर्ट बाय गिविंग वेरियस इंसेंटिव्स एंड, तो 4 पॉइंट आपको याद रहेंगे। तो नकली सही है, पेपर के लिए वेरी लेस इंपॉर्टेंट। पहला, एक्सपोर्ट पे सरकार बैन लगा सकती है, दूसरा एक्सपोर्ट पे टैक्स लगा सकती है, एक्सपोर्ट पे कोटा लगा सकती है, और ये रिस्ट्रिक्शन हो गई प्रमोशन के लिए, सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स। और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म। चैप्टर 3 है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो आपने क्लास 12 में पढ़ा था, सेम एज इट इज वही है। आई होप दिस इज क्लियर। किसी को कोई डाउट? अच्छा एक मिनट रुकना, हमने इंटरनेशनल रेट का फर्स्ट पार्ट कर लिया, आज मैंने सेकंड पार्ट कर लिया। परसों कॉपी चेक डे है और गुद्दी चेक डे भी, फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। तो परसों मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, पूरा इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर 1 एंड 2 की। संडे को पब्लिक फाइनेंस चेक करूंगा, क्योंकि मैंने 2-3 दिन मैंने पूछा है भाई, मैंने कर ही नहीं है चेक, तो एक बार राउंड आ सकता है, ठीक है। तो प्लीज देख लेना, क्लास से बाहर निकलोगे। भाई साहब, वंश भाई साहब, रिकॉर्डिंग लेके वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैसेज करो, कॉल करो, रिकॉर्डिंग लो और नोट्स पूरे करो, ठीक है ना। परसों आपकी रिकॉर्डिंग है। क्या कोई अपना टेस्ट पेंडिंग है? इंडियन इको डेवलपमेंट हो गया, आईडी का टेस्ट मिल गया चेक होके? अभी नहीं मिला, आईडी का टेस्ट हो गया अपना। अच्छा अगला टेस्ट कौन सा पेंडिंग है? नेशनल इनकम का टेस्ट है, वेंसडे बोला था, परसों ना। अच्छा तो परसों अपन नेशनल इनकम के टेस्ट के लिए मिलते हैं, परसों नेशनल इनकम का टेस्ट है, परसों कॉपी भी चेक होगी, ठीक है। और उसके बाद नेशनल इनकम के बाद तो हमने कोई चैप्टर अभी खत्म नहीं करा, हाँ, तो फिर अगला चैप्टर आपका इंटरनेशनल ट्रेड का ही टेस्ट होगा, उसके बाद पब्लिक फाइनेंस का लास्ट, फिर 2 मॉक और 2 हाफ मॉक और 2 फुल मॉक होंगे इको के, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रिपेयर्ड, रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा, वो भी चलते रहना, तो थोड़ा खींच के चलना इस महीने अपने को बढ़िया से, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। 1 मिनट ऑनलाइन वाले बच्चे, बेटा डाउट जिसका भी है मैं लेता हूं, 1 मिनट।